नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की। बिल्कुल, और नए भारत के साथ साथ बात होगी प्रेस रिपोर्ट्स की भी। आत्मनिर्भर होते हुए भारत की आर्थिक विकास की दिखेगी आपको झलक, जहां खेल जगत में क्या हुआ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। मैं हूं आपके साथ कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। बिल्कुल, तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह आज लेंगे बेतिया में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत सारण की क्षेत्रीय बैठक। तो वहीं कांग्रेस आज पटना में करेगी शक्ति महापंचायत। विकास को निशाना बनाकर वैश्विक शांति नहीं संभव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बयान। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आग्रह। लेह में स्थिति शांतिपूर्ण, उपराज्यपाल ने की मौजूदा हालातों की समीक्षा। एहतियात के तौर पर सभी शैक्षणिक संस्थान आज भी बंद। और MiG-21 आज भरेगा अपनी अंतिम उड़ान। कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला फाइटर जेट बन जाएगा इतिहास। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से, जहां बिहार की महिलाओं को नवरात्रि में आज बड़ा उपहार मिलने वाला है। जी हां, यहां 75 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि कुल 7,500 करोड़ रुपए का हस्तांतरण होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का श्री गणेश करने वाले हैं। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वह अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। और इनमें खासतौर पर अगर हम देखें तो कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और जो अन्य तमाम लघु स्तरीय उद्यम है वो सभी इसमें शामिल हैं। तो अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने में सीधे तौर पर अब बिहार की महिलाओं को मदद मिलेगी, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस योजना की शुरुआत वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिन ब दिन राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन की बात की जाए तो आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचने वाले हैं और इस दौरान 4 शहरों में कार्यकर्ता सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो अमित शाह आज बेतिया में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण की जो क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। तो वहीं शनिवार को समस्तीपुर के सराय रंजन और अररिया जिले के फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। 8 दिनों के अंदर अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है और इससे पहले की अगर बात की जाए तो 2 दिनों से भाजपा राज्य के सभी संगठन जिलों की कोर कमेटी के साथ पटना में चुनावी तैयारी और संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जा रहा है। और एक तरफ आज बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज पटना में शक्ति महापंचायत भी करेगी, जहां प्रियंका गांधी इस दौरान महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी। कांग्रेस पार्टी बिहार में नारी आर्थिक हक के रूप में राज्य के हर महिला को हर साल 30,000 रुपए देने का वादा कर रही है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी आज दोपहर बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में होंगी। तो हर राजनीतिक दल ने कमर कसना शुरू कर दी है। चुनावी मंथन शुरू हो चुका है। हर दल में
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। और वहीं इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। और इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खास माना जा रहा है। उन्हें बिहार बीजेपी का संकट मोचक माना जा रहा है। बिल्कुल, और इससे पहले अगर हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान कई सारे मौकों पर बिहार बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं। 2014 की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने नेतृत्व में बीजेपी को अकेले अपने दम पर 40 लोकसभा सीटों में से 31 लोकसभा क्षेत्र पर कामयाबी दिलाई थी। और खास बात ये थी कि इस चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में थे। ये बीजेपी का बिहार में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। माना जाता है कि नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान के अच्छे रिश्ते की वजह से उन पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा ने एक बार फिर बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी है, ताकि टिकटों के बंटवारे में सामंजस्य बैठाया जा सके। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि बिप्लब देब को पश्चिम बंगाल का चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा ने काफी सोच समझकर चेहरों का चयन किया है। हालांकि देखना होगा कि बिहार के साथ बाकी के 2 राज्यों में भाजपा को ये कितना लाभ दिला पाते हैं। भाजपा ने तमिलनाडु के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने तमिलनाडु के लिए वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहले को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। और नवरात्र के पावन पर्व पर गृह मंत्री अमित शाह इस समय कोलकाता में हैं। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए भी दी है और कहा है कि चाहे पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडाल हो या गुजरात के गरबा रास, पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कोलकाता में अमित शाह आज सुबह कालीघाट मंदिर में मां काली के दर्शन करेंगे और पूजन आराधना करते हुए भी नजर आएंगे। और चलिए अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की करते हैं, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का पूरा लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। तो इसी कड़ी में आज बात विमानन क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहे भारत की। कभी सपना सा दिखने वाला हवाई यात्रा आज आम नागरिकों की पहुंच में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई उड़ान योजना ने विमानन क्षेत्र के फलक का असीमित विस्तार किया है। आज देश में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है और उन जगहों के लिए भी हवाई यात्राएं शुरू की गई जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विमानन क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जो हवाई सफर कभी कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित था, अब वह आम नागरिक की पहुंच में आ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उड़ान योजना, जो साल 2016 में शुरू हुई थी। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। इस योजना का मकसद यही था कि चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सके। यह योजना 8 साल पहले पूरी हो चुकी है।
और अब तक 625 रूट और 90 एयरपोर्ट इसमें जोड़े जा चुके हैं। So the Udan scheme started in the year 2017, and from 2017 till April 2025, the record says that 625 new routes is connected under Udan scheme, and approximately 1.5 crore people had taken the benefit, had flown these Udan routes. So now under these routes, you can say around 90 airports are connected, approximately 25 helipads are connected, as well as 2 water drones are connected in this. इसके जरिए अप्रैल तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सस्ती हवाई यात्रा का फायदा उठाया है। साल 2014 में देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 159 हो गई है। यानी 10 साल में भारत के हवाई अड्डे 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुशीनगर, शिरडी, शिवमोगा और राजकोट जैसे 12 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए गए हैं। वहीं जेवर और नवी मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट तेजी से तैयार हो रहे हैं। आने वाले 5 साल में 50 और नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों की संख्या में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। 2014 से पहले जहां 65 वर्षों में सिर्फ 10 करोड़ 38 लाख लोग घरेलू उड़ान भर पाए थे, 2024 में घरेलू हवाई यात्रा यातायात 2 गुना से अधिक होकर 22 करोड़ 81 लाख हो गया है। इतना ही नहीं, नवंबर 2024 में एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने विमान यात्रा की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। सुरक्षा और तकनीक पर भी खास ध्यान दिया गया है। दिल्ली में नया फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैब बनाया गया है, ताकि हादसों की जांच और तेजी से हो सके। इसके अलावा डीजी यात्रा योजना के तहत अब 24 एयरपोर्ट पर यात्री सिर्फ मोबाइल ऐप से चेहरा स्कैन कर आराम से चेक इन कर सकते हैं। भारत का विमानन क्षेत्र अब पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार बन रहा है। देश के 80 एयरपोर्ट 100% ग्रीन एनर्जी से चल रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट को सबसे ऊंचा कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन मिला है, जबकि दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट भी पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हो चुके हैं। कार्गो और मेंटेनेंस हब के रूप में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत में 3.5 मिलियन मीट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस दशक के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने वाला है, जिससे भारत इस क्षेत्र में वैश्विक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। आज भारत में 15% तक महिला पायलट हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विमानन क्षेत्र न सिर्फ देश के कोने कोने को जोड़ रहा है, बल्कि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार भी बना चुका है। रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की संख्या, नए एयरपोर्ट्स का तेजी से निर्माण, आधुनिक कानून और हरित ऊर्जा की दिशा में कदम, ये सब मिलकर भारत को विकसित भारत 2047 की ओर ले जा रहे हैं। और 6 दशकों से अधिक समय भारत के आसमान पर राज करने वाला, अपनी दहाड़ से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला MiG-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से आज रिटायर हो रहा है। MiG-21 का सफर सिर्फ धातु, पंख और इंजन की कहानी नहीं है, ये उन पायलटों की धड़कनों की गाथा है जिन्होंने इसकी कॉकपिट से दुश्मनों को चुनौती दी। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये उन करोड़ों भारतीयों की भी यादें हैं जिन्होंने अपने वीरों को आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा है। और विदाई के बाद MiG-21 भले ही आकाश में हम सभी को नजर ना आए, लेकिन इसकी दहाड़ हमेशा भारतीय दिलों में गूंजती रहेगी और इसके शौर्य की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। आइए आपको दिखाते हैं MiG-20 पर आधारित ये हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी गर्जना, कलाबाजी और फुर्ती पर आसमान भी इतराता था, जो सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि साहस की आवाज, शक्ति का प्रतीक और भारत के आसमान की ढाल था, जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आसमान पर राज किया और भारतीय वायुसेना को गति, शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में सेवा दी, जिसके बदौलत कई युद्धों में भारत ने निर्णायक बढ़त बनाई और जीत भी हासिल की।
वो एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट था। अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से 2 गुनी रफ्तार से उड़ने वाला MiG-21 ने 1965-1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। कौन भूल सकता है उस पल को जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद इसी MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर करते हुए उसके F-16 फाइटर विमान को मार गिराया था। MiG-21 के भारतीय वायुसेना में शामिल करने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वो 1963 का साल था। इससे पहले 1962 में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय वायुसेना तब तक अपनी पुरानी जमाने के विमानों का ही इस्तेमाल कर रही थी, जबकि पाकिस्तान पहले से ही उन्नत F-86 सेबर विमान उड़ा रहा था और उसे जल्द ही अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर मिलने वाले थे। ऐसे में भारत को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के साथ ही वायुसेना के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत थी। उसी समय तत्कालीन सोवियत संघ ने तब के सबसे उन्नत और दुनिया के बेहतरीन एडवांस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट MiG-21 देने की पेशकश की। सोवियत संघ के इस सिंगल इंजन वाले सिंगल सीटर फाइटर जेट की गति ध्वनि की गति से भी 2 गुनी थी। उसने तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन का अधिकार भी भारत को दे दिया। MiG-21 के भारत आने के साथ ही विमानन के क्षेत्र में एक नए इतिहास गढ़ने की शुरुआत भी हो गई। एक नए स्क्वाड्रन का गठन किया गया जिसे पहला सुपरसोनिक उपनाम दिया गया था और भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाले इस सुपरसोनिक फाइटर जेट का पहला जत्था अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पहुंचा, जिन्हें सोवियत इंजीनियरों द्वारा अलग अलग किटों से जोड़कर बंबई से आगरा होते हुए चंडीगढ़ लाया गया था। भारत के लिए ये सिर्फ एक विमान की खरीदारी नहीं था, बल्कि तत्कालीन सोवियत संघ के साथ भारत की पहली बड़ी तकनीकी साझेदारी थी, जो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद भी रूस से बदस्तूर जारी है। ये शुरुआती विमान भारत के लिए बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी थे, जिसने भारतीय वायुसेना को अपराजय बना दिया। अपनी क्षमता और गुणवत्ता को सही साबित करते हुए MiG-21 का गौरवशाली इतिहास सभी पीढ़ियों के विमानों को मार गिराने का रहा है। हालांकि कभी भारतीय वायुसेना की शान कहे जाने वाले MiG-21 को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पुरानी तकनीक और रखरखाव की चुनौतियों की वजह से ये बार बार हादसे का शिकार होने लगा। वहीं आधुनिक तकनीकों से लैस नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आने के बाद कभी आसमान का सितारा होने वाले इस फाइटर जेट को अब रिटायर होना पड़ रहा है। MiG-21 के रिटायर होने के साथ ही एक युग का अंत हो रहा है। 1963 में जब MiG-21 भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ तो उसका पहला ठिकाना बना 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़। यहीं से इसकी पहली स्क्वाड्रन बनी और यहीं से इसकी शौर्य की कहानियां शुरू हुई और 26 सितंबर को इसी चंडीगढ़ से ये आखिरी बार उड़ान भरेगा। भारतीय वायुसेना का गौरव, दुश्मनों का खौफ और आकाश का अडिग प्रहरी MiG-21 सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये हमारी ताकत, हमारी आत्मा और हमारी जीत की गूंज था। ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। रितु कुमार, DD न्यूज। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, अपने पराक्रम से इतिहास रचने वाला MiG-21 आज इतिहास बनने वाला है। किस तरह से विदाई दी जाएगी MiG-21 को? देखिए संध्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक 6 दशकों की लंबी परवास रही है MiG-21 की। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हुई और चंडीगढ़ में ही आखिरी सलाम कहेगा देश को। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स का पहला सुपरसोनिक विमान था, जिसके पास है 1965 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ, 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ, कारगिल का युद्ध 1999 का, जिसमें MiG-21 ने ऑपरेशन सफेद सागर में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, और 2019 में MiG-21 ने पाकिस्तान की F-16 को मार गिराया। तो ये जबरदस्त हिस्ट्री रही है MiG-21 की, जिसकी शुरुआत 63 के अंदर चंडीगढ़ से हुई थी और आज यहीं से इसकी विदाई होने जा रही है। 6 दशकों का लंबा इतिहास रहा है MiG-21 का, और आज इस अहम मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस
लड़ाकू जहाज को जिसने देश को हमेशा जीत दिलाई है विदाई देंगे। और उनके साथ होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स और तमाम वॉर वेटरन्स जिन्होंने मिग को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। और इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा रिटायर्ड कोमोडोर सुरेंद्र त्यागी का, जिनके नाम पे विश्व रिकॉर्ड है। और उन्होंने मिग की जो लॉगबुक है, जब आप जहाज उड़ाने जाते हैं तो उसमें लॉगबुक भरनी पड़ती है और वो काफी मोटी लॉगबुक है और उसको उन्होंने पूरा भरा। और उनके नाम पे है 4000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स और 6000 से ज्यादा सॉटीज। मतलब जब आप उड़ान भरते हैं तो आज वो भी शामिल होंगे इस मौके पर, जिनको सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री। और आखिर में वाटर कैनन सल्यूट के साथ MiG-21 हमेशा के लिए इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पूरी खबर से जुड़ी हुई तो वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे जब MiG-21 को अंतिम विदाई दी जाएगी। आज वो अंतिम उड़ान भरेगा और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें वो हम आप सभी के साथ चंडीगढ़ से साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच नया सवेरा में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का GST अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर GST फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन GST के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अन्य खबरों से भी आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G20 के इतर G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसकी जानकारी देते हुए खुद विदेश मंत्री ने कहा है कि न्यूयॉर्क में अपने सहयोगियों ताकेशी इवाया, जोहान वेडफुल और मौरो विएरा के साथ G4 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर उन्हें खुशी हुई। और इसके साथ ही G4 ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसमें अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया गया। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यूक्रेन और गाजा संघर्षों की वजह से ग्लोबल साउथ देश बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलने के लिए उन देशों की मदद लेनी चाहिए जो दोनों पक्षों से बातचीत करने की क्षमता रखते हैं। और वहीं लेह में बुधवार को हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर लेह में आज भी स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और इसी बीच उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक कर मौजूदा हालातों की समीक्षा की है। एलजी ने अधिकारियों को लद्दाख में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। ये भी कहा है कि हालात को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए। हिंसा में घायल हुए एक प्रदर्शनकारी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए
एयरलिफ्ट किया गया है और बाकी घायलों का लेह शहर के जिला अस्पताल SNM अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने प्रतिबंधों को जारी रखते हुए कॉलेज, ICDS, आंगनबाड़ी और कोचिंग सेंटर सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज से 2 दिनों के लिए बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। और कृतिका, बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र की भी। तो आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें सकता हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मशहूर जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है झंडेवालान मंदिर, और साथ ही ये तस्वीर है छतरपुर मंदिर की। तो आज सुबह से ही दर्शक जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुयश इस वक्त जुड़ रहे हैं झंडेवालान मंदिर से, सीधा उनका रुख करेंगे। सुयश, एक बार तस्वीरें दिखाई है, कैसी रौनक है आज नवरात्रि के इन पावन पर्व पर और किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच करके माता रानी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? सुयश। जी कृतिका, अभी मैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में हूँ। सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को मैं माता झंडेवाली के दर्शन करवा देती हूँ। आप देखिए, आज यहाँ जहाँ पूरे संसार में कहें, अपने देश भर में 5वां नवरात्रा मनाया जा रहा है, वहीं पर क्योंकि नवरात्रों की संख्या इस बार एक बढ़ी हुई है, तो बात अगर झंडेवाला मंदिर की करें तो आज यहाँ पर चतुर्थी मनाई जा रही है। तिथि के अनुसार माँ कुष्मुंडा का दिन है, उन्हीं के अनुसार माँ का श्रृंगार किया गया है। सफेद रंग का लहंगा माँ ने जड़ाऊ पहना हुआ है, साथ में गुलाबी माला है और स्वर्ण जड़ित मुकुट माँ ने धारण किया हुआ है। इतनी अद्भुत छटा माँ की है और आप जैसा सुन पा रहे हैं कि पूरा प्रांगण माँ के जयकारों से गूंज रहा है। जो माहौल है वो भक्ति रस में है। चारों तरफ आपको सिर्फ माँ के जयकारे सुनाई देंगे। जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है वो माँ की आस्था कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये माँ का जो 9 दिन का पर्व है, ये एक इतना बड़ा त्योहार होता है और क्योंकि इस बार ये इसलिए भी खास हो जाता है, गरबा होता है, इसमें पंडाल लगते हैं, तो ये शारदीय नवरात्रों का पूरे साल भक्तों को, श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मंदिर की शोभा जो छटा है वो देखे बन रही है, बेहद ही खूबसूरत लग रहा है मंदिर। और साथ ही में श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो हर्षोल्लास के साथ जयकारे लगाते हुए माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं मंदिर में खड़े होकर। शायद शब्दों में बयां करना उतना आसान नहीं होगा कृतिका, लेकिन इतना सुंदर अद्भुत माहौल हो रखा है। पूरा प्रांगण माता के जयकारों से गूंज रहा है। अगर आप दाहिने ओर देखेंगे तो माँ की पूजा अर्चना चल रही है, सामने माँ कुष्मुंडा के दर्शन कर रहे हैं, माता झंडेवाली के दर्शन कर रहे हैं। और वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो भजनों और उच्चारण से, मंत्रों और उच्चारण से पूरा प्रांगण गूंज रहा है। जी कृतिका, बिल्कुल। तो तप, त्याग और संयम से जुड़े हुए ये 9 दिन माता के होते हैं, जहां भक्ति और आराधना की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, तमाम जानकारी और मंदिर के हमें दर्शन करवाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांवों की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल के शासन में अब पूरी तरह से बदल चुकी है और हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी और बन रहे हैं पक्के रास्ते। क्यों संध्या? बिल्कुल, सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। तो कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी इस खास पेशकश मेरा गांव आज में। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं
गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मेरा नाम रेला मजनार, मैं तलाउत की गांव की सरपंच हूँ। मेरा गांव आदिवासी है। मोदी जी ने आदिवासी के लिए बहुत काम दिए। मेरी पंचायत को साल भर के 9 लाख रुपए दिए। उस पैसे से मैंने बहुत काम करवाई। अब सब मतलब मोदी से आने के बाद हमारा ये सुविधा हुआ कि अनाज लाने में, बुढ़ा आदमी कोई इंसान ले जाने में सुविधा हो गई, घर पे गाड़ी जाती है। अब हमें मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया तो हम अभी खाना अच्छे से बनाते हैं। पहले हमारे को गैस नहीं था और लकड़ी ढूंढ के लाते थे जंगल में से, तो खाना बनाने में बच्चे को स्कूल भेजते तो बच्चे लेट हो जाते थे। अभी हम गैस सिलेंडर मिल गया है तो हम खाना बच्चे के लिए टाइम से बना देते हैं। पहले पानी गिरता था तो पढ़ाई भी नहीं होती थी और पानी भर जाता था तो डर लगता था। अभी नए घर बन गए तो डर भी नहीं लगता, पानी भी नहीं गिरता और पढ़ाई अच्छे से करते हैं। मेरे गांव में ITI बन रहा है। ITI जो इस जमीन में बन रहा है वो जमीन पे दूसरे का कब्जा था। हम पंचायत से वो जमीन को छुड़वा के ITI बनवा रहे। यहाँ पे बच्चे आएंगे तो अनेक गाँव में एक अच्छी उन्नति बनेगी। बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ाई लिखाई पे अच्छे जाएंगे। आज मेरे गांव में बिजली नहीं जाती है। मोदी जी सफाई पर बहुत जोर देते हैं। मैंने मेरे गांव में नाले बनाए, 100 फीट बनाए। आज मेरे गांव में गंदगी नहीं है। आज मेरे गांव में पानी की बर्बादी नहीं है। आज हैंडपंप के निकलने वाला पानी बर्बाद नहीं होता, वो जमीन में चले जाता। मेरे गांव में अभी घर घर नल लग गया है। आज मेरी गांव में महिला घर से पानी भर रही है। 2000 रुपये देते मोदी सरकार, डायरेक्ट खाते में आते। पहले कोई किसान को कोई पूछते नहीं थे। अभी कि मोदी सरकार आई तो सब कुछ हमारे किसान के लिए सब कुछ दे रहे हैं। मैं मोदी जी की बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी पंचायत में मोदी जी वजह से बहुत विकास हुआ। पहले की सरकार क्या है कि पंचायत में भ्रष्टाचार जैसे होते थे। अभी क्या है कि सरपंच ने अभी सब कुछ के गांव में काम किसान के लिए लगाते हैं। सर मोदी जी की गांव की आदिवासी के लिए कोई की पैसे की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत अपने गांव पंचायत की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, तमाम प्रकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं, सबका लाभ, किसान सम्मान निधि, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी पेंशन योजनाएं हैं, सबका जो पात्र हैं उनको उसका लाभ दिया जा रहा है। वो पंचायत भवन को खूब अच्छा, खूब सुंदर पंचायत भवन बनाया। स्कूल का बृहद कायाकल्प करवाया। रोड का हमारे गांव में बिल्कुल जाल बिछा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया के लिए प्रयासरत हैं, तो हम भी कम से कम यहाँ एक अगर कंप्यूटर के लैब का निर्माण करा देंगे तो हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो आकर के वहाँ कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि उन्होंने रोड के लिए पूरा अपना खजाना खोल दिया। साहब मोदी जी तो पहले जान लीजिए कि बहुत दिनों के बाद किसी महान आत्मा और महान पुरुष ने जन्म लिया भारत में। जो छप्पर में रहता था साहब, पूरा पैसा नहीं पाता था साहब मकान के लिए, आज मोदी जी भारी किस्त दे रहे हैं। मोदी जी के तमाम सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं और उस योजनाओं को हमारे ग्राम सभा प्रधान ने अपने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लागू किया है।
जैसे उजाला गैस है ये मिला है। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी उम्र जो है मोदी जी को लग जाए। ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. JJM ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನೀರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು 99% ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷವಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ರೂಪಣೆಗೊಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಉಜಿರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮೋದಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಅಲಿಮ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಲಿಮ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ FSM ಅಂದರೆ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಟ್ಟುಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತಂದು ಅದರಿಂದಲೂ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 2 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಣೆಗೊಳ್ಳುವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಒಳ ರೋಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत बहुत से विकास कार्य हुआ है, जिसमें से प्रधानमंत्री आवास और शांति सरोवर के तहत यहाँ पर भी तालाब का कार्य हुआ है, जिसमें हमारे ग्राम को एक पहचान मिली है। और नल जल योजना के तहत यहाँ पे 272 हितग्राहियों को भी सभी घरों में शुद्ध जल मिल रहा है। पहले तो पानी लाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, तो कभी कभी नल बोरिंग जो है नल पंप हैंड पंप खराब हो जाते थे। घर घर का नल जल कनेक्शन करके घर तक साफ शुद्ध जल पेय की व्यवस्था करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले तो हम चूल्हा में खाना बनाते थे, तो बाहर से लकड़ी छीना हमें जाकर लाना पड़ता था, तो हमारे टाइम बहुत लगते थे। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा ही काम किया है सोचकर कि महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया, जिससे हम गैस में खाना बनाते हैं तो हमारा समय भी बचत होता है और हम जल्दी से खाना बनाकर अन्य काम को भी कर लेते हैं। तालाबों के गहरीकरण, साथ ही साथ वृक्षारोपण, खेल मैदान, मुक्ति धाम सेट निर्माण, सीसी रोड, अन्य बहुत सारा विकास कार्य हुआ। पहले हमें गली में जो है गंदगी था, कीचड़ा था, उसमें नाली का विकास कार्य हुआ, जिसमें अभी यहाँ पर स्वच्छ गांव की तरह सभी कोई
जल भराव नहीं होता है, स्वच्छ है यहाँ पे। मोदी जी की सरकार में साल में जो राशि आती है 90 लाख 1 करोड़ के समथिंग, उसी राशि से ग्राम पंचायत में ग्राम विकास के लिए जहाँ सड़क नहीं थी हमने सड़क बनवाई है, जहाँ नाली नहीं थी हमने नाली बनाई है। गांव में गंदगी के कारण जो गलियों में जो नाली के थ्रू जो बास आती थी उसके तहत हमने ड्रेनेज लाइन करवाई है। समाज के लिए जो कुछ कार्यक्रम होता है तो उसके लिए क्या है, टेंट का भी समय मिलता नहीं है, तो उसके तहत मोदी जी की सरकार की जो राशि आती है उसी राशि से हमने मांगलिक भवन बनवाए हैं। पानी की समस्या को देखते हुए मोदी जी की सरकार से जो रबी राशि आती है उससे हमने पेयजल करी है, कुआं खुदवाया है, सभी के लिए मुक्तिधाम बनाया है। आंगनवाड़ी के लिए आंगनवाड़ी भवन बनवाए हैं। पहले नरेगा में मास्टर रोल बनाए जाते थे, मतलब इतने बड़े मास्टर रोल हमको जनपद से इशू करवाने पड़ते थे, लेकिन अब मोदी सरकार की वजह से इतना अच्छा हो गया है कि हम यहीं पर कंप्यूटर पे अपना सारा कार्य निष्पादन कर लेते हैं। यहाँ 6 हेक्टेयर की ज़मीन थी, पूरा बंजर पड़ा हुआ था, तो गांव के युवा और जो भी बुजुर्ग हर समाज के लोगों ने यहाँ एक पौधा लगाया है। शुरू में हमने पानी पौधे लगाने के बाद में टैंकर से बाल्टियों से दिया, उसके बाद में ग्राम पंचायत और युवाओं के सहयोग से ड्रिप इरिगेशन जो आप देख सकते हैं यहाँ एक ड्रिप लगाई है। इस ड्रिप से पूरे गर्मी के महीनों में भी पानी पौधों को मिलता रहा और आज यह पहाड़ी पूरी हरी भरी है। मनरेगा के जो लाभ 5 साल तक दिया गया और जो भी गांव के थे उनको मजदूरी का काम और पौधे लगाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। हमने ग्राम पंचायत में 2 कचरा वाहन उनके नेतृत्व में लाए गए हैं और उसके बाद में एक कचरा घर बनाया गया ताकि गांव का स्वच्छता बना रहे और गांव में जो भी कचरा है वो कचरा घर में डाल सके। केंद्र सरकार की जो राशि मिलती है हमें ग्राम पंचायत में, उसके तहत हम 15 अगस्त पे जो 10वीं और 12वीं में जो फर्स्ट आते हैं उनको हम लैपटॉप हमारी ग्राम पंचायत कुंदरेल की तरफ से उनको हम देते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर ने पंचायत से बोलकर स्कूल में बाउंड्री बनवा दी है, जिससे हमें बहुत सुरक्षा मिल रही है। हमें पहले स्कूल में रहकर भी मतलब डर लगता था बाउंड्री होने ना होने के कारण, और हमारे स्कूल में कीचड़, बारिश के कारण कीचड़ वगैरह रहता था, लेकिन अब हमारे स्कूल में ब्लॉक वगैरह लग चुके हैं, जिससे हमें ना कीचड़ लगता है ना कुछ लगता है, हमें आसानी से हम स्कूल में आ जा सकते हैं। पहले समय में क्या ब्लैक होते थे, पहले इतने भौतिक सुविधाएं नहीं थी और आज के समय में भौतिक सुविधाएं बहुत बढ़ गई है। ब्लैक बोर्ड का रंग चेंज हो गया है और बहुत सारे ऑनलाइन सुविधाएं हुई, जिससे बच्चों को सीखने में बहुत सारी सुविधाएं महसूस हो रही है और सरलता आ रही है। पहले समय में शिक्षा सीखने के लिए केवल एकमात्र साधन पुस्तक थी, लेकिन आज के पुस्तक के अंदर भी बारकोड दे दिया गया है NCERT बुक्स के अंदर, जिससे बच्चा घर पे भी ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बच्चा उसको सीख सकता है, पढ़ सकता है। मैं मोदी जी से थैंक यू कहना चाहूँगी, जो उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी अभी आए हैं, उसके पहले सरकार थी सर, उसका पैसा जब दिल्ली से आता था तो यहाँ तक 4 आना रह जाता था, 1 रुपया डलता था। आज जब मोदी जी की सरकार आई है तो जब मोदी जी वहाँ से 1 रुपया डालते हैं तो खाते में पूरा 1 रुपया आता है। तो पिछले 10 सालों में कैसे हर गांव की तस्वीर बदली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। और इसी के साथ नया सरवा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है।
में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भारी खींचतान है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें 2020 में जीती हुई और कम अंतर से हारी हुई सीटें शामिल है। तो वहीं आरजेडी की बात की जाए तो 125 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही है आरजेडी। लेफ्ट और अन्य सहयोगी दलों की बढ़ती मांग ने भी इनके समीकरण को और भी जटिल बना दिया है। बिल्कुल, और इसी को लेकर आइए आपको दिखाते हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे के उलझे समीकरणों पर यह बेहद ही खास रिपोर्ट। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को कांग्रेस की यात्रा के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी के इन राजनीतिक पैंतरों से बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का पूरा समीकरण और भी उलझ गया है। एक हमारा साझा इंडिया गठबंधन का प्रोग्राम हुआ, बचे हुए क्षेत्रों में तेजस्वी यादव दोबारा चले गए, क्योंकि कभी चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, कब आदर्श आचार संहिता लगा देगा, कोई ठिकाना नहीं। सबकी अलग अलग प्रोग्राम है। राहुल गांधी का भी है, राष्ट्रीय नेता हैं, देश भर में सब जगह उनको जाना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन का एकमात्र लक्ष्य एनडीए को हराना है और इसके लिए वे समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सीटों की यह खींचतान और मुख्यमंत्री पद पर असहमति महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। जहाँ गठबंधन में है तो सबको तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना। 1-2 सीट तो आगे पीछे होते ही रहता है। ऐसा थोड़े है कि जो पिछले बार हुआ वही इस बार हो और जो इस बार हो रहा होगा जो आगे हो, ऐसी बात तो है नहीं। तो इसलिए कोई इस तरह के बातें नहीं है। अभी चल रही है चर्चा में, अभी मीटिंग हो रही है। आज भी दिल्ली में हम लोग का कांग्रेस पार्टी का बैठक है। इधर महागठबंधन का एक और महत्वपूर्ण घटक दल CPI-ML ने 40 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। हम लोग जो है 40 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 40 सीटों का लिस्ट हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस पार्टी को भी हम लोग दे चुके हैं। अब 40 में देखा जाए कि 40 का मतलब रिजिड नहीं है, 40 सीट की तैयारी का हम दिए हैं और उसमें से कम 30 से 35 तक मिलना ही चाहिए। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। 5 साल बाद अब महागठबंधन की तस्वीर बदली हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी VIP के अलावा पशुपति पारस की RLJP और हेमंत सोरेन की JMM को भी महागठबंधन में सीटें देनी है। इस वजह से आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती हैं। महागठबंधन में राजद 140 सीट चाहता है, कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए। VIP 60 सीट मांग रहा है, माले 40, CPI 24, CPM 11 सीट मांग रही है। आरजेडी पर सभी दल दबाव डाल रहे हैं और तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सहमति नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद तय होगा कि CM फेस कौन होगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, पटना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में नया सवेरा में और बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि GST दरों में और भी कटौती होने वाली है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3रे संस्करण की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। GST में सुधार आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। जैसे जैसे यह आर्थिक मजबूती बढ़ेगी तो कर का बोझ भी कम होता जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अभी हम थमने वाले नहीं हैं, GST रिफॉर्म आगे भी लगातार जारी रहेगा। और वही दूसरी महत्वपूर्ण खबर की अगर हम बात करें संध्या, तो सीधे तौर पर HAL से 97 तेजस सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर अनुबंध भी साइन किया जा चुका है, जो कि करीब 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये अनुबंध है, जिस पर हस्ताक्षर अभी तक हो चुके हैं। और ये जो तेजस है वो हम सभी को मिलेंगे 2027 से 28 के बीच में। उस वक्त आपूर्ति जो है ये शुरू हो जाएगी और सीधे तौर पर जब ये तेजस आएंगे तो भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। इससे पहले की अगर हम बात करें तो फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस
MK-1A जेट विमानों की खरीद की गई थी और उस दौरान 48,000 करोड़ का ये सौदा हुआ था और अब एक बार फिर से 97 तेजस सरकार खरीदने जा रही है। वहीं एक और एम्स से जुड़ी हुई उपलब्धि से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि दिल्ली एम्स ने मरीजों के इलाज में नया रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, आपको बताएं कि एम्स ने अपना 70वां फाउंडेशन डे मनाया और इस मौके पर रिपोर्ट्स भी जारी की गई और बताया गया कि किस तरह से एक उपलब्धियों का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि कई प्रकार के रिसर्च एजुकेशन स्टेटस जो हैं 2024-25 में इलाज के किस तरह से अपडेट किए जा रहे हैं एम्स के माध्यम से, वो साफ तौर पर बताया गया। ये रिपोर्ट बता रही है कि औसतन एक प्राइवेट अस्पताल 200 से 250 बेड्स का होता है, लेकिन एम्स में 1 साल के अंतराल में इतने बेड्स बढ़ गए हैं, यानी कि लगातार किस तरह से एम्स प्रगति कर रहा है, ये रिपोर्ट के माध्यम से आज की खबर में बताया गया है। वहीं पॉइजन से जुड़े हुए इलाज में भी राह दिखाता हुआ एम्स साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इन्फेक्शन रेट में जरूर कमी आई है, तो ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर अगली खबर की हम बात करें जो प्रमुख तौर पर नजर आई है वो है दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी इस वक्त दिल्ली सरकार कर रही है और इसको लेकर IIT कानपुर दिल्ली में इसके साथ अनुबंध साइन हुआ है, जिसको लेकर 7 से 9 अक्टूबर के बीच में ये आर्टिफिशियल रेन का पहला परीक्षण किया जाएगा। दरअसल आगे आने वाले समय में जब भी हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में प्रदूषण दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और समय रहते ही इस प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम आर्टिफिशियल रेन का ये कदम उठाया जा रहा है और इस पूरे कदम को लेकर रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि हम प्रदूषण से निपटने के लिए हर मोर्चे पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और जब बात उपलब्धियों की हो रही है तो एक और उपलब्धि भरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जी हां, पहली बार रेल लॉन्चर से दागी गई अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। आपको बता दें कि ओडिशा के चांदीपुर रेंज से DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत की स्वदेशी का उद्घोष है। उन्होंने कहा कि सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की जा रही है। तो ये थी अखबार जगत से जुड़ी तमाम प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना टैरिफ वाला तेवर दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पादों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिससे टिकटॉक को अमेरिका में जारी रखने की अनुमति मिल गई है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को कम करने और इस लोकप्रिय ऐप पर अमेरिकी स्वामित्व का रास्ता साफ करने के लिए लिया गया है। इजरायली सेना ने यमन के हुती विद्रोहियों से जुड़े ठिकानों पर हमले का दावा किया है। यह हमला हुती विद्रोहियों द्वारा इजरायल के टूरिस्ट शहर एलात पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात कही गई थी। वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र में गजा के लिए एक शांति योजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई स्पोर्ट्स ट्रैक में। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ये 12वां संस्करण है और ये पहली बार है जब भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा देशों के करीब 2200 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। क्रिकेट एशिया कप में आज सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। भारतीय टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, तो वहीं श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। प्रतियोगिता के 41 साल के इतिहास में पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी। और नया सवरा में अब बात करते हैं मौसम की।
और मौसम के हाल के साथ ही नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं कोलकाता में चेतला अग्रणी क्लब द्वारा अमृत कुंभ संधान थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल की इन झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।